बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 11 अगस्त सोमवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम नौइयत की खबरें। 3 खबरें हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालिक, एक अमेरिका से और एक बेल्जियम से, एक डेनमार्क से। 3 खबरें हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद कुछ खबरें होंगी इस्लामाबाद से। और इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक ऐसे खेल में उलझे हुए हैं कि उनको खुद को भी समझ नहीं आ रही कि उनकी मंजिल क्या है और उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना कैसे है, क्या बात करके, किसको खुश करके वो अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं। उनकी मंजिल है एक्सटेंशन। 3 साल, 2 साल, 5 साल एक्सटेंशन चाहते हैं। वो हर सूरत में अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहते हैं, काबिज रहना चाहते हैं और वो अपना ओहदा छोड़ना नहीं चाहते। जबकि इदारे मजबूत हों तो इदारों में एक से बढ़कर एक टैलेंट मौजूद होता है। हमने देखा ईरान और इसराइल की जंग हुई और ईरान की सारी फौजी क़यादत जो है, आला तरीन फौजी क़यादत, उसको शहीद कर दिया गया। उनके साइंसदानों को शहीद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के चीफ को शहीद कर दिया गया। उन सब को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान का इदारा, ईरान का सिस्टम इतना मजबूत था कि वो बिल्कुल डामाडोल नहीं हुए। और ना ही वहाँ पे किसी ने इनकलाब का नारा लगाया, ना ही किसी जनरल का दिल चलचाया और ना ही वहाँ पे तख्ता उल्टा गया, बल्कि नीचे से मजीद नीचे वाली क़यादत को ऊपर लाया गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ मजबूत इदारे और मजबूत सिस्टम और मजबूत मुल्क हों तो वहाँ पे ये सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी सिपा सलार तशरीफ़ लाते हैं वो कहते हैं कि मैं नागुज़ीर हूँ और मेरे से बढ़कर कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं ही अक्ल कुल हूँ। और वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह की पनाह। और पहले तो वो अपना ओहदा हासिल करने के लिए जो मैनिपुलेशन करते हैं, ये पिछले कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा हो रही है, मैनिपुलेट करके सिपा सलार बना जाता है और उसके बाद फिर दीगर ओहदों पे भी फिर देखा देखी यही कुछ होता है और दीगर इदारों में भी फिर यही कुछ होता है। और हमने देखा कि पिछले 2.5-3 साल में पाकिस्तान में यही खेल खेला जा रहा है। तो इसलिए आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कैसे खुश करना है, मुतमईन करना है, मरियम साहबा कैसे मुतमईन होगी, जरदारी साहब से क्या डील होगी और तहरीक इंसाफ से कैसे निपटा जाएगा, और उसके बाद फिर आलमी जो प्लेयर्स हैं उनको क्या कहना है। क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ शहरियों का मुल्क है जिसमें 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और यहाँ पे वो अपने आप को राइट विंग का एक पक्का सच्चा मुसलमान और कुरान मजीद की आयात पढ़कर उनको अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जब वो मगरबी हुक्मरानों से मिलते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं और उन जैसा लिबरल कोई और हो नहीं सकता। इसलिए वो कई कश्तियों के सवार हो चुके हैं और ये सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने अपनी मंजिल हासिल करना है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बहुत सारे जो आलमी मुबस्सिरीन हैं, जो ख़ास तौर पे नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पे, उन सबको इल्म है। और ये मैं नहीं कह रहा सिर्फ, बल्कि ये इक़्तिदार के आलमी ऐवान जो हैं वहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं कि जनरल साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अगर वो रहे तो वो आलमी मफादात का भी ख्याल रखेंगे उस खित्ते में रहकर। ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। ये सब कुछ मुमकिन था, माजी में ऐसा होता रहा, लेकिन इस बार इसलिए मुश्किल है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो उनके साथ नहीं है। माजी में जब भी कोई फौजी डिक्टेटर आया तो पाकिस्तान के अवाम ने उसको वेलकम किया। इसलिए वेलकम किया कि पाकिस्तान के अवाम जो देखते थे, जिन चीज़ों से वो तंग थे और जिन चीज़ों की वजह से वो परेशान होते थे, वही परेशानियों की तदारुक करने के लिए उन्हें कहा जाता था कि हम मसीहा बनकर आए हैं। इसलिए वो उनको मसीहा समझते थे। लेकिन अब वो मसीहा का ज़माना बीत गया।
अब मसीहा नहीं समझ रहे, बल्कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये समझा जा रहा है कि ये मसीहा नहीं बल्कि ये मसाइल की जड़ हैं, इसलिए वो इनको वेलकम नहीं कर रहे। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने बहुत बड़ी अक्सरियत ने सबको उड़ा कर रख दिया और उन्होंने अपना वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कैदी नंबर 804 को और उनके उम्मीदवारों को। तो वो लड़ाई तब से अब तक चल रही है। जन आसिम मुनीर साहब को सिर्फ एक बात का पक्का पता है, एक मामले में वो बड़ा क्लियर है, क्लैरिटी के साथ आते हैं, क्रश इमरान खान, क्रश पीटीआई। और जब वो क्रश इमरान खान और क्रश पीटीआई कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 80-85% अवाम के 80-85% पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ जा रहे हैं और उनको क्रश करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात को, उनके वोट को, उनकी विल को क्रश करना चाहते हैं। इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जबकि अगर हम चले जाएं बाहर की दुनिया में, ओवरसीज पाकिस्तानी जहां पे 10-11 मिलियन पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो 10-11 मिलियन में से 99% ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के फलसफाए सियासत से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं और वो एक फाशिस्ट हुक्मरान के तौर पर उनको देखते हैं। पाकिस्तान के अवाम भी उनको एक फाशिस्ट डिक्टेटर रूलर के तौर पर देखते हैं। ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, वो हैं जो पब्लिक कर रही है, अवाम बता रही है, और ओवरसीज भी और बाहर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले भी। इसलिए हमने देखा है कि 3.25 साल जनरल साहब के इसी तगोदौ में गुजर गए, एक कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून, एक जाली असम्बली, दूसरी जाली असम्बली, तीसरी जाली असम्बली, एक गैर कानूनी तरमीम, दूसरा गैर कानूनी आइन, तीसरा गैर कानूनी कानून जो है। इस तरह से ये सारे मामला चल रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसी जहां भी वो जाते हैं पाकिस्तान के से बाहर, उनको वो इस्तकबाल नहीं मिलता जो वो सोचते हैं, जो माजी के हुक्मरानों को मिलता था। अब उनका इस्तकबाल बहुत ही सख्तगीर होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों दुख क्यों है उनको? इसलिए कि इमरान खान ने उन्हें वोट का हक दिया था, उनको इज्जत दी थी, उनको रिस्पेक्ट दी थी, और उनकी पूरी दुनिया में जहां जहां जिस मुल्क में रहते थे वहां उनकी इज्जत होना शुरू हो गई थी। तो इस रजीम ने आके सबसे पहले उनका वोट का हक वापस लिया, कानून तब्दील किया। जो पहला वोट डालना था 2024 में उन्होंने पहला वोट डालना था, लेकिन वो उन्हें हक नहीं दिया गया। इसलिए फिर उनके अजीज़ों रिश्तेदारों को पाकिस्तान में मुकदमात का सामना है, धमकियां दी जाती हैं, उठाए जाते हैं लोग, उनके अजीज़ों अकारब को उठा लिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर भी इस तगदौ में हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको एक्सटेंशन मिल जाए। कल अमेरिका का उनका दूसरा दौरा था, काफ़ी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ। जो लेटेस्ट है उसमें उन्होंने एक तकरीर की, और एक तकरीर, बंद कमरे की तकरीर, कई मुतादिद जो हैं वो मनसूख करना पड़ी उन्हें। एक तकरीर थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी बातें की, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब आपके जो दुश्मन हैं वो आप पे नज़र लगाए हुए हैं, पाकिस्तान के दुश्मन नज़र लगाए हुए हैं, तो आप सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कहा कि इंडिया जो है वो मोटरवे पे दौड़ती हुई, चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, और अगर दोनों में टक्कर होती है तो नुकसान जो है वो मर्सिडीज का होगा, कचरे के ट्रक का नहीं होगा। अब ये बात ऐसी बेहुदा बात की है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बेहुदा बात है कि पाकिस्तान को उन्होंने कचरे के ट्रक से ताबीर किया है और इंडिया को उन्होंने चमकती हुई मर्सिडीज कहा है। और मिसाल और भी अच्छी हो सकती थी, और भी कोई बात की जा सकती थी, लेकिन चूंकि उनके जो स्पीच राइटर हैं वो भी वैसे ही हैं, और वो भी क्या कहना चाहिए उनको। तो बहरहाल ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्पीच राइटर का बात कर दी जाए। तो पाकिस्तान को उन्होंने कचरे का ट्रक कह दिया, और उसके बाद यह खुद एक बहुत बड़ी बात है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि वो कैसे पाकिस्तान को कचरे का ट्रक कह सकते हैं।
इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर उमूर ममलकत चलाए जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अगर उसको आपने कंपेयर करना है इंडिया के साथ, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं? आपने तो सारे का सारा कौमी हमीयत और कौमी गैरत का जनाजा निकाल दिया और वहाँ पे खड़े होकर उसके बाद वो कहते हैं, एक और बात की उन्होंने, कहा कि जी पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो फिर हम जौहरी ताकत हैं और फिर हम आधी दुनिया को साथ लेकर तबाह होंगे, यानी आधी दुनिया को हम फारिग कर देंगे। यह खुद एक एग्रेशन वाली बात की है, क्योंकि अगेन अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे बेहतर अल्फाज के ज़रिए बहुत अच्छी बात की जा सकती थी। आप अपनी बात करें, अपनी बका की बात करें। आप अपनी आधी दुनिया को क्यों लपेट में ले रहे हैं और आप क्यों कह रहे हैं कि हम एक गैर जिम्मेदार कौम हैं? ये सूरत हाल गौर ज़रूर करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए था कि हम आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे, हम अपना दिफा करेंगे, हम अपने वजूद को बरकरार, जब हमारे वजूद को ख़तरा होगा तो फिर हम अपने दुश्मन को तबाह करेंगे। ये बात कह देते, कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने कोई आधी दुनिया को अपना पीछे लगा लिया है। एक बात। दूसरी बात, एक और काम किया गया और वो ये था कि साथ साथ पाकिस्तान में आप कहते हैं, कभी आप अपने आप को राइट विंग का अलंबरदार कहते हैं, आप सैयद आसिम मुनीर शाह साहब लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हाफिज़ कुरान है, बहुत अच्छी बात है, सादत की बात है, लेकिन दूसरी जानिब आप ऐसी लॉबी के ज़रिए और ऐसे लॉबियस्ट के ज़रिए आप अपनी एंगेजमेंट्स आलमी प्लेयर्स के साथ करना चाहते हैं और उनकी आशीर्वाद और उनको खुश कर रहे हैं जो इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप कहते हैं कि हम इसराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। वहाँ पे आप ये कहते हैं और इधर कुछ और कहते हैं। फिर शराब खाने खोले जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और उसके बाद मसाजिद जो हैं, कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पे तामीर शुदा मसाजिद जो हैं वो मसमार की जाएंगी। तो सवाल ये है, मुझे गैर कानूनी तौर पे मसाजिद बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम प्लाजे, तमाम इमारतें जो नाजायज़ तामीर हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वो सब की सब गिरा दी गई हैं? क्या उनको भी नोटिस दिया गया है? वो हज़ारों हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। आप एक कॉर्नर से शुरू हों, आप ये कहें कि हम पूरे इस्लामाबाद पिंडी, पूरे मुल्क में, बल्कि इस्लामाबाद पिंडी की बात हो रही है तो आप कहें इस्लामाबाद में हम तमाम नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करने जा रहे हैं, गिराने जा रहे हैं, और फिर वो शुरू करें आप ब्लू एरिया के एक कॉर्नर से, ब्लू एरिया के कॉर्नर से आप शुरू हो जाएं और बताएं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का जायज़ा है, इसको हम ब्लू एरिया को F6 एरिया पहले लेंगे, फिर F7 लेंगे, फिर F8 लेंगे, फिर F9, फिर F10, फिर F11, 12, 13, ये इस तरतीब से कहें जी आप चलते जाएंगे। फिर G7 की तरफ जाएंगे, फिर G8 की तरफ जाएंगे, फिर G9, 10, 11, 12, 13 की तरफ जाएंगे। इस तरीके से आप करें। फिर आप मारगला रोड की तरफ जाएंगे, मारगला रोड से आप शुरू हो जाएंगे दामने को, बल्कि ईवान सदर वाली साइड से आएंगे और फिर आगे तक चलते जाएंगे और फिर E7, E8, E9, E10, 11, 12 वहाँ तक जाएंगे। तो इस तरतीब से ये पिन पॉइंट करके आपने ये काम किया, वजारत दाखिला ने, CDA ने, कि सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया गया, और इसीलिए फिर ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आता है जब आप पॉइंट आउट करते हैं, ख़ास तौर पे टारगेटेड काम करते हैं कि हमने इतनी मसाजिद को नहीं। आप जितनी नाजायज़ तामीरात हैं वो गिराएं, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें आएंगी और फिर वहाँ पे ना बुलडोज़र जाएगा ना कुछ और जाएगा, बल्कि वहाँ पे सब के सब चुप साथ के बैठ जाएंगे। ये है असल मसला। आप नाजायज़ तामीरात को गिरा दें, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा, और उसमें अगर आप 3 इमारतें गिराएंगे कमर्शियल, 3 प्राइवेट गिराएंगे, साथ एक मस्जिद जो नाजायज़ होगी उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक को टारगेट करेंगे और बाकी 6 इमारतों को छोड़ देंगे तो रद्द-ए-अमल आएगा। उसके बाद है अगला मामला है
बेल्जियम ब्रसल्स में पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, और मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में उसके मुताबिक अंदर से कुछ लोग आए या जो भी थे, हमला किया, वहाँ पे कुछ ज़ख्मी हुए, और वो ज़ख्मी जो हैं उनमें से एक चला गए ब्रसल्स पुलिस के पास और बेल्जियम पुलिस ब्रसल्स पुलिस के पास। उन्होंने कार्रवाई कहा कि जी आप इस तरीके से जो है कानूनी तरीका अख्तियार करें। वहाँ पे एक FIR दे दी गई है और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि चंद शरपसंदों ने उन्होंने उन पे हमलावर हुए, उन्हें ज़ख्मी किया, और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ईमा पर किया गया, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ब्रसल्स में आना है और वहाँ पे खिताब आम फरमाना है एक तकरीब से। तो उनके खिलाफ ये मुकदमा FIR दरखास्त दे दी गई है, जिसे हमारे यहाँ FIR कहते हैं। तो ब्रसल्स में एक एप्लीकेशन दे दी गई है। तो देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है और किस तरीके से ब्रसल्स पुलिस एक्ट करती है। उसके बाद डेनमार्क में भी एक तकरीब की गई और उसमें ये तकरीब बेसिकली इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ थी और वहाँ पे माहौल बनाना था। और वहाँ पे भी ये हुआ कि वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया और फिर स्टेज पर नारे लगे और उस हाल में भी नारे लगे, और वो थे इमरान खान जिंदाबाद के नारे। और ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि और भी काफ़ी हैं चीज़ें, कुछ रह गई, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।